हम लोगों ने देखा था कल वाले टॉपिक में, अगर हमें मान लीजिए मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे चीजों को, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है। जैसे वाई मान लीजिए अगर पोजीशन हो और एक्स की जगह पर टाइम हो एक्स एक्सिस पे, तो पोजीशन टाइम ग्राफ हो जाएगा। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होगा, एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, तो ये वेलोसिटी टाइम हो जाएगा। एरिया अंडर वाई एक्स कर्व या वाई एक्स ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में लिख रहा हूं तो एक्स एक्सिस पे जो भी पैरामीटर लिया जाएगा वो वाला टर्म इज गिवन बाय, इसको कैसे लिख रहे थे हम लोग इस एरिया को, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। इंटीग्रेशन वाई डी एक्स समझ में आ रहा क्या ये सबको? ये कल बताया भी गया था आपको। और अगर उसमें लिमिट कर दिया जाए हमारे पास एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2 इज, इसको दिखाया जाए तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। और लिमिट कहां से कहां तक? x की लिमिट चलेगी x1 से लेके x2 तक। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? इस तरह से कल बताया गया था आपको। एक क्वेश्चन कीजिए इस पे, फिर आगे वाले टॉपिक में आसान सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। मैं वाई का रिलेशन पहले दिख देता हूं, फिर आपको एरिया निकालने के लिए बोलूंगा। दिया हुआ है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये y की वैल्यू है। फाइंड, ये y और x में रिलेशन है ना, इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ये y और x का क्या है, रिलेशन है, और इस ग्राफ को हम लोग इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें एरिया बताना है। एरिया अंडर, फाइंड एरिया अंडर वाई एक्स कर्व एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, या फिर थोड़ा अलग लेते हैं, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है क्या? कैलकुलेट कर सकते हैं सब लोग? यस। कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। 5-10-15 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, 15-20 सेकंड में हो जाएगा। जल्दी कीजिए। एरिया अंडर वाई एक्स कर्व एंड एक्स एक्सिस। कुछ लोग का आंसर आ चुका है। मुस्कान, निशांत, आंसर आ गया? एरिया जो निकलेगा किसके किसके बीच का, वाई एक्स कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, तो उसका एरिया क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। कहां से कहां तक लिमिट एक्स की, कहां से कहां तक बोला गया है, एक्स इक्वल टू 1 से लेके एक्स इक्वल टू 2 तक। तो ये एक्स का लिमिट यहाँ पर लिखा जाएगा 1 से 2। यहाँ जो ये डिफरेंशियल टर्म होता है ना इंटीग्रेशन में, ये लिमिट उसी की होती है, ये वाली लिमिट उसी की होती है। समझ में आ रहा? तो यहाँ y की जगह पर कितना लिखेंगे, 3x² प्लस 2x प्लस 1। समझ में आ रहा? और ये dx। अब इसके बाद का काम आपके लिए आसान है। इसके बाद का काम क्या है, सिंपल इंटीग्रेशन है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना है और लिमिट रख देना है, आंसर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं जल्दी से लिख देता हूं इसको। ये हो गया 3 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का x³ 3। यहाँ इसका करेंगे तो 2, ये बाहर कांस्टेंट है, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर 1 है,
और एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x। तो आपको क्या तरीका बताया गया है, जब भी डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा नॉर्मली उसको इंटीग्रेट कीजिए, और इंटीग्रेट करने के बाद क्या कीजिए, कैपिटल ब्रैकेट में लिखने का तरीका है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तरीका यही है। डिफिनिट इंटीग्रेशन जब भी होता है नॉर्मली इंटीग्रेट कीजिए, और इंटीग्रेट करने के बाद ये जो लिमिट है इसको राइट हैंड साइड में लिखिए, ये लिखने का प्रोसीजर है। और इसके बाद क्या कीजिए, एक बार इसमें अपर लिमिट और एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर पहले देखिए 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 2 का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। इस टर्म में जहां जहां x है पहले वहां 2 पुट कीजिए, -1, तो ये टर्म कितना आ जाएगा, इधर देखिए ये x क्यूब है तो क्या लिखेंगे 2 क्यूब। यहाँ ये x स्क्वायर है तो +2 स्क्वायर, ये x है तो क्या लिखा जाएगा +2। अपर लिमिट हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लिखना होगा तब x के ऊपर 1 पुट कीजिए, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आएगा 2 टू दी पावर 3 8, 2 टू दी पावर 2 4, 8 प्लस 4 और 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 14 - 3 यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये सबको? यस सर। अब फिजिक्स में जब ये क्वेश्चन होगा ना, तो फिजिक्स में क्वेश्चन देखो आपको बस अच्छा कितने लोग इसमें 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, किसी को याद है क्या? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट। जिनको नहीं भी याद है अभी के लिए मान लीजिए मैं बता दे रहा हूं, आप याद रख लीजिए। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन जब रहेगा तो किस तरह से आपको पूछा जाएगा, आपको हमें अगर वेलोसिटी दिया हो, वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन, और आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं भले हम लोग इंटीग्रेशन में बना रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा आपको जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तब। इधर देखिए हमारे पास मान लीजिए गिवन है, इफ velocity of a body changing with a time according to relation किस रिलेशन से, v इक्वल टू कुछ भी ले लेता हूं मैं 2t + 3, v इक्वल टू 2t + 3। एक बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। आपको देखिए t = 0 पुट करेंगे तो 0 टाइम। अच्छा फिजिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो फिजिक्स में 0 टाइम वो होता है जब से हम लोग चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो जब आपने पहली बार ऑब्जर्वर में देखा होगा तो t = 0 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी 3 मीटर पर सेकेंड, t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 1 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा? ये बॉडी की वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही है। तो हमें क्या बताना है कि बॉडी का कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखे फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम t = 0 सेकेंड टू t = 1 सेकेंड। 0 से 1 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये क्वेश्चन किसका हो गया फिजिक्स का। यहाँ पर बस आपको और रिलेशन क्या दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया हुआ है। आपको बस फिजिक्स का बस इसमें एक ही चीज जानना जरूरी है और ये क्वेश्चन बन जाएगा। आपको बस फिजिक्स की एक चीज पढ़ाई जाएगी, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, ये फिजिक्स हो गया। तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ये कहां पढ़ेंगे फिजिक्स में।
अब फिजिक्स का काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब वापस आपके पास है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे लिखा जाएगा। आपको अभी क्या बताया गया, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ एंड एक्स एक्सिस क्या लिख रहे थे, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, यही था ना एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी को v से और टाइम को t से लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे उसको, इंटीग्रेशन वाई वी टी। इंटीग्रेशन। dt। समझ में आ रहा है क्या, यस सर। इसमें किसी को डाउट। एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ एंड एक्स एक्सिस क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। इंटीग्रेशन एरिया वाई। उसी तरह एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बी v वेलोसिटी t टाइम। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? नो नो सर। सर। अच्छा, कहां से कहां तक पूछा गया है, लिमिट किसकी चलेगी, अभी उसकी बात हटाते हैं, लिमिट किसकी चलेगी, इस T टर्म की। को देखिए, ये dt, ये जो डिफरेंशियल टर्म है टाइम में है, तो लिमिट किसकी चलेगी, टाइम की, वेलोसिटी की लिमिट नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है, यस सर। यस सर। कहां से कहां तक, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड। ऑल्दो हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं फिजिक्स वाला हिस्सा, लेकिन आपको रिलेट करना चाहो तो ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा और आराम से आपको यहाँ से आंसर भी आ जाएगा। t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये टाइम की लिमिट है, ये टाइम वाली लिमिट है। अब कुछ नहीं करना है, v की जगह पर क्या पुट करेंगे, v टाइम का फंक्शन है, 2t प्लस 3 dt। समझ में आ रहा, लिमिट 0 टू 1। अब तो ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, समझ में आ रहा है क्या। तो आप अगर ढंग से देखोगे, भले ये क्वेश्चन फिजिक्स का काइनेमेटिक्स में हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे तब बनाएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कुछ नहीं है, बस y की जगह पर v है और x की जगह पर t है, और बाकी सारा का सारा काम हम लोग इंटीग्रेशन का ही कर रहे हैं। और ये पूरा क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स में फिजिक्स में एज इट इज आएगा, तो आप देखोगे भले वो क्वेश्चन फिजिक्स का होगा लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स का नहीं होके वो क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ही रहेगा। इसीलिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक शुरू करने के पहले हम लोग पढ़ रहे थे, खासकर कैलकुलस वाला सेक्शन। समझ में आ रहा, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2t प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, 2 स्क्वायर प्लस 3। इसका निखिल कितना हो जाएगा, 2 बाहर, t का कितना करेंगे, पावर 1 है, 2/2 t स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 2, और t का कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 3t। किसी को कोई डाउट? नो सर। और इंटीग्रेट करने के बाद, क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो जो लिमिट होगा इंटीग्रेट करने के बाद उसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखना है, और लिमिट को राइट हैंड साइड में, ये 0 और ये 1। अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे तो कितना लिखा जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखिए, t की जगह पर एक बार 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो गया पूरा। ये वाला कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 प्लस 3, कितनी वैल्यू आएगी, 4 मीटर। समझ में आ रहा, यस सर। तो वो बॉडी जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है, वो 0 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, 4 मीटर। पायल, अर्णव, समझ में आ रहा है ये सब, मुस्कान? यस सर। तो आपको अगर इन चीजों पे कमांड होता जाएगा, नीचे का नहीं दिख रहा, नीचे नहीं ठीक, मैं ऊपर नीचे दिख तो रहा है यहाँ तक, एक मिनट थोड़ा और कर दे रहा हूँ मैं, अभी दिख पा रहा, क्या हो गया, ठीक है, इसके बाद मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, ज्यादातर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फिजिक्स में दूसरे तरीके का क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन में हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, जब आपको खासकर फोर्स के बाद जैसे हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, आपको जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया जाएगा, सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, आप रोटेशन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, तो आप देखोगे ना कि किसी अलग अलग शेप का एरिया निकालने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके यूज करेंगे। अब उसका एरिया निकालने का तरीका, जैसे मैं कंफर्म करने के लिए पहले एक ऐसा शेप ले रहा हूं जिसका एरिया आपको पता है,
जैसे ये कोई अगर रेक्टेंगल हो, इसकी ये लेंथ L है और विड्थ V है, तो इसका एरिया कितना होगा? 2 into length plus width. एरिया LBL Length into width. L L into इंटू B. बी, एरिया ये हो B. जाएगा ना, L इंटू बी, ये हमें पता है। लेकिन हम इसको ना अलग तरीके से, हम लोग इसको इंटीग्रेशन वाले, हम लोगों ने जो कैलकुलस का तरीका पढ़ा है ना, हम लोग वैसे इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। ताकि अब मैंने जानबूझ के यही वाला क्यों लिया है इस तरह का सेगमेंट, ये इसलिए कि इसका एरिया हमें पता है, और हम लोग जो ये कैलकुलस वाला मेथड पढ़े हैं एरिया निकालने के लिए, वैसे निकालने की कोशिश करते हैं, निकालते हैं, और फिर मैच करेंगे कि हमारे जो ओरिजिनल एरिया है इसका हमें जो पता है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कंफर्मेशन भी आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन का एरिया निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा? तो मान लीजिए इसकी ये विड्थ है B, ये लेंथ है L। आपको क्या बोला गया था? इसका एरिया निकालना जब हो तो इसको छोटे छोटे हिस्से में क्या कर दिया जाए? ब्रेक कर दिया जाए, छोटे छोटे हिस्से में। अब देखो, अब ये छोटे छोटे हिस्सा किस तरह का हिस्सा लिया जाता है वो डिपेंड करता है, उसको एलिमेंट बोलेंगे। फिजिक्स में क्या नाम होगा उसका? एलिमेंट। एलिमेंट बोलेंगे कि जिसको जोड़ जोड़ के वो एंटायर बॉडी क्या हो जाए? बन जाए। उस तरीके का शेप जिस बहुत छोटा हो और उसको जोड़ जोड़ के क्या किया जाए? ये पूरा का पूरा एरिया बना दिया जाए। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस तरीके का सेगमेंट लूं पतला पतला, क्या बना सकता हूं? अच्छा, एलिमेंट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, बस हमें ये होना चाहिए कंफर्म। देखिए, अगर मैं इस तरह का स्ट्रिप लूं पतला पतला, और एक के बगल में एक के बगल में एक जोड़ता चला जाऊं, तो क्या ये पूरा का पूरा हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा? Yes, sir. तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो हमने स्ट्रिप लिया है, ये इस रेक्टेंगल का क्या है? एलिमेंटल शेप हो गया है। ये एलिमेंट है। इस एलिमेंट को एलिमेंट बोलेंगे जिसको जोड़ जोड़ के इस पूरी बॉडी को बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, अब थोड़ा इसकी प्रैक्टिस देखिए कैसे लिख रहा हूं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू 0 और इसकी टोटल लेंथ है L। टोटल लेंथ कितनी है? L। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी? 0 ये 0 प्लस L इधर x एक्सिस है, ये x 0 है, इधर बढ़े, ये वाली लेंथ L है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी? 0 प्लस L 0 प्लस L, यानी कि L ही हो जाएगा ना। ये समझ में आ रहा सबको? इसकी टोटल लेंथ L, इसको x इक्वल टू 0 लिख रहा हूं मैं, 0 पोजीशन, वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं। तो आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू L। तो हमने किया क्या यहाँ पर? यहाँ से अब आर्बिट्री वैल्यू देखिए, यहाँ पर x डिस्टेंस पे जाके ये जो थिकनेस लिया मैंने, dx थिकनेस का एक एलिमेंट लिया, x पे जाके, मे बी ये dx नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। x पे जाके एक dx थिकनेस का क्या लिया मैंने? एलिमेंट लिया। तो सबसे पहला टास्क क्या है हमारे पास? इस एलिमेंट का एरिया निकालिए। और ऐसे ऐसे जितने एलिमेंट हैं, कितने हो सकते हैं एलिमेंट यहां से यहां तक के बीच में? इनफाइनाइट। उन सारे का एरिया निकाल के क्या करना है आपको? जोड़ देना है। तो सबसे पहला टास्क आपका होगा एरिया ऑफ एलिमेंट, या फिर एरिया ऑफ एलिमेंटल शेप लिख सकते हैं आप। एरिया ऑफ एलिमेंट, छोटा सा एरिया होगा उसका, छोटे से एरिया को क्या लिखेंगे? DA। D क्या बताएगा? बहुत ही छोटे टर्म को, DA यानी कि स्मॉल एरिया को। इसका विड्थ कितना है? DX। और इसकी लेंथ कितनी है? B के बराबर ही होगी क्या? इसकी लेंथ B ही होगी, और थिकनेस DX। तो एरिया कितना इसका? B इंटू DX। किसी को कोई डाउट इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। नो सर। अब देखिए, ऐसे ऐसे एलिमेंट कहां से कहां तक प्रेजेंट है? यहां पर भी हो सकता है क्या ये एलिमेंट? यहां पर भी, उसके बगल में भी, एकदम लाइन से। और ऐसे कहां तक? x इक्वल टू 0 से लेके कहां तक? L तक। x इक्वल टू L तक। हमने x इक्वल टू x वाला एलिमेंट अभी उसका एरिया निकाला है, और ऐसे ऐसे एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं कहां से कहां तक? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू L तक। तो एक तो काम ये है कि सारे एलिमेंट का अलग अलग एरिया निकालिए और ऐड कर दीजिए, लेकिन ये बड़ा टीडियस वर्क होगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। इंटीग्रेशन प्रोसीजर में भी पढ़े हम लोग, इंटीग्रेशन हमें इसी के कॉन्सेप्ट में आसान मेथड प्रोवाइड कराता है,
अगर चीजें कंटिन्यूअस है तो उनको ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन यूज किया जाता है। तो हमें ऐसे ऐसे जितने एरिया है ना सबको जोड़ देना है, यानी कि सबको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया इन सारे छोटे छोटे, ये जो स्ट्रिप का एरिया है डीए, इस तरह के सारे एरिया का सम, मतलब उसका इंटीग्रेशन। क्या समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखिए। ये इंटीग्रेशन डीए, डीए की वैल्यू कितनी? बी इंटू Dx. dx, b इंटू dx। यहाँ पर बताइए लिमिट किसकी चलेगी? लिमिट, 0 से L. हाँ मतलब लिमिट किस चीज की चलेगी? X के dx. dx, जो डिफरेंशियल टर्म है dx है, x वाला है, तो लिमिट चलेगी x की। और x की लिमिट आपको ऐसे रखनी है कि ये एंटायर बॉडी कवर हो जाए। x की लिमिट ऐसे रखनी है कि एंटायर बॉडी, मतलब इस तरह के एलिमेंट पूरे यहां से लेके यहां तक जितने प्रेजेंट है सारे कवर्ड हो जाए और पूरी बॉडी बन जाए उससे। तो x इक्वल टू 0 लिखिएगा तो यहाँ वाला स्ट्रिप सिलेक्ट हो गया, x इक्वल टू एल लिखिएगा तो यहाँ वाला हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो कहां से कहां तक? Yes, sir. x इक्वल टू X 0 equal to से 0. इक्वल टू X एल equal तक। to L तक. किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. अच्छा, ये b सबके लिए कांस्टेंट है क्या? जितने स्ट्रिप हैं सबकी लेंथ कितनी रहेगी? ये स्ट्रिप की B. थिकनेस ds और ये B. b, तो b बाहर हो गया। ये क्या बच गया? इंटीग्रेशन dx 0 dx. से l। L. इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? ये b बाहर है, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx अमितांशु कितना होगा? इंटीग्रेशन dx निशांत, सिंपली इंटीग्रेशन dx कितनी वैल्यू लिखिए यहाँ पे? b डिवाइडेड b dx। इस यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1। 100। इंटीग्रेशन कितना x2 होगा by 2. बताइए अब? x2 by 2. x होगा ना सिंपली। यस सर। कितनी बार पढ़ाया जा चुका है। इधर देखिए, इंटीग्रेशन dx जब भी आप लिखते हैं, मैंने बोला कि इसको समझिए और याद भी रखिए कि ये डायरेक्ट लिखने के लिए। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 को x टू दी पावर 0। तो फॉर्मूला लग जाएगा ना, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला हमें पढ़ा, x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो x टू दी पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? x टू दी पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1। तो ये x टू दी पावर 1 हो गया डिवाइडेड बाई 1, तो x ही आ जाएगा। समझ में आ रहा? Yes, sir. तो इंटीग्रेशन dx क्या होगा? x ही होगा। अच्छा, अब ये चूंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेट करने के बाद जो लिमिट्स हैं वो कहाँ रख देनी है? कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे और राइट हैंड साइड में लिख देंगे। आंसर आपका आ गया है। ये हो गया बी। एक बार क्या होगा यहाँ पर? अपर लिमिट x की अपर और एक बार माइनस limit. लोअर लिमिट। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? b इंटू एल। ये हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। यही एरिया हम लोग को पता भी है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अच्छा, अभी एट ए टाइम अभी आप लोग को इसकी जरूरत नहीं पड़ जाएगी। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और इसका काफी ज्यादा यूज होने वाला है 11th में भी 12 में भी। इसीलिए इनको धीरे 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 जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट आपको कम से कम अगले 1.5-2 महीने में इस तरह के क्वेश्चन शुरू के 15-20 दिन में आपको नहीं मिलेंगे, एक मंथ के लेक्चर में ज्यादा। दूसरे वाला मेथड मिलेगा जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे ना, एरिया अंडर, अगर वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया है तो उस तरीके का क्वेश्चन शुरू में आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे ही हम लोग 2-3 चैप्टर आगे बढ़ जाएंगे तो आपको इस तरीके वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलने लगेंगे। तो जो ये एरिया निकालने वाला, एक डिफरेंट टाइप की बॉडी दी गई हो उसका एरिया निकालना इंटीग्रेशन मेथड से, और दूसरा अगर जो भी हमारे पास फंक्शन है उनका रिलेशन दिया गया हो उसको रिपीट करना। श्रेया, प्रोसीजर को रिपीट करना है क्या? श्रेया, इसमें रिपीट क्या करना है? पूरे कॉन्सेप्ट को या किसी पर्टिकुलर टॉप पॉइंट को? ठीक है,
एक काम करता हूं, मैं बाकी लोगों को में भी मैं रिपीट करूं तो बोरिंग लगने लगेगा। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, बिल्कुल तरीका वही रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जिनको जिनको अभी इस क्वेश्चन में डाउट नहीं क्लियर हुआ है इस तरह के एरिया निकालने का, अगला क्वेश्चन देखिए आपको। मान लीजिए हमें ये कोई डिस्क दिया हुआ है, ये कोई डिस्क है और इसका रेडियस आर है। मैं अभी जानबूझ के वैसी ही बॉडी ले रहा हूं जिसका एरिया आपको पता है। ये जो डिस्क है हमारे पास, इस डिस्क का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है। लेकिन अब इसको हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं? अब हम लोग इसको करने वाले हैं इंटीग्रेशन मेथड से। तो मैं जानबूझ के वो सिंपल एरिया को ही, और फिर बाद में जब हम लोग इसके थोड़ा यूज टू हो जाएंगे तब हम लोग बड़े क्वेश्चंस भी इसमें करेंगे। अब देखिए इसमें करना क्या होगा। इसमें आपको एलिमेंट, ये डिस्क था, ये डिस्क है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हुआ। अब आप बताइए इसमें किस तरह का एलिमेंट लिया जाए। एलिमेंट यानी कि ऐसी चीज जिसको जोड़ जोड़ के ये डिस्क बनाया जा सके। तो डिस्क को बनाने के लिए एलिमेंट का शेप कैसा होगा? स्क्वायर। स्क्वायर को जोड़ के डिस्क बनाया जा सकता है क्या? अगर मैं बोलूं स्क्वायर को जोड़ के डिस्क बन सकता है? नो सर। प्रिंस, No, sir. नहीं बन सकता है। रिंग को जोड़ के बन सकता है क्या? छोटे रिंग को, एक के रिंग के ऊपर दूसरा, इंक्रीजिंग Yes, sir. रेडियस के रिंग को Yes, एक sir. के ऊपर एक रखते चले जाएं, बिल्कुल सटा। ये तो मैं अलग अलग बना रहा हूँ, छोट सबसे जीरो रेडियस थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, और एक के ऊपर एक रिंग को रखते चले जाएं, तो क्या डिस्क बन जाएगा? Yes, sir. तो डिस्क के लिए एलिमेंट क्या लिया जाएगा? डिस्क के लिए एलिमेंट क्या होगा? Ring. रिंग। Yes. समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. हाँ, एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझना। अच्छा एक काम करता हूं, मैं कुछ और एग्जांपल, ऑल्दो ये आपको फिजिक्स में बहुत बाद वाले चैप्टर में आएंगे, मैं एलिमेंट का कॉन्सेप्ट केवल, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? ये नहीं लगे कि हाँ हम लोग कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा। सबको समझ में आ रहा है ना? नो सर। Yes, यस sir. सर। ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि आपको हॉलो स्फीयर या फिर एक सॉलिड स्फीयर बनाना है, क्या बनाना है? सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए एलिमेंट क्या होगा? ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए एलिमेंट क्या होगा? गेस कर रिंग सकते हो होगा। क्या? रिंग ही होगा। अच्छा रिंग को बनाओगे तो बीच में तो खाली रह जाएगा। रिंग किसका एलिमेंट हो सकता है? सर्कल। हॉलो। Circle. सर्कल तो Hollow. खुद ही रिंग होता है। हॉलो स्फीयर की बात करेंगे ना, हॉलो स्फीयर का एलिमेंट रिंग हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि रिंग को डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले रिंग को एक के ऊपर, जैसे मान लीजिए आपने रखना शुरू किया, छोटा रिंग बिल्कुल जीरो रेडियस वाला, फिर उससे बड़ा बड़ा बड़ा, फिर उसको डिक्रीज करते चले जाइए, एक के ऊपर एक रखते जाइए, तो क्या बन जाएगा? हॉलो स्फीयर। Yes, sir. लेकिन अगर उसी कॉन्सेप्ट में अगर डिस्क रखने जाओ तो क्या सॉलिड स्फीयर बन जाएगा? नो सर। हाँ बिल्कुल बन सकता है। डिस्क को पहले एकदम जीरो रेडियस से एक के ऊपर एक इंक्रीजिंग रेडियस वाले के ऊपर रखते जाइए। अब इस बार बीच वाला हिस्सा भी खाली नहीं है, फिर आर रेडियस तक, फिर आर रेडियस से घटाते जीरो तक पहुंच जाइए, क्या सॉलिड स्फीयर बन जाएगा? Yes, sir. तो सॉलिड स्फीयर का एलिमेंट क्या डिस्क हो सकता है? हो सकता है। Yes, sir. हम लोग यहाँ एलिमेंट किसका नाम बोल रहे हैं? एलिमेंट बोल रहे हैं जिसको जोड़ के वो एंटायर बॉडी एक बनाई जा सके। बन जैसे अगर मैं पूछूं ये कोई लेंथ है, इसका एलिमेंट कैसा होगा? एक रॉड है, तो रॉड का एलिमेंट हमें क्लियरली पता है, square. Square. कि पतला ही Square रॉड है, है। मान लीजिए इसकी थिकनेस हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो क्या होगा? एक लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को, यही होगा ना, लेंथ वाले को एक के बगल में एक के बगल में एक रखते चले जाएं तो बन जाएगा। तो इसका एलिमेंट लेंथ वाला आएगा। सॉलिड स्फीयर का हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो कैसा हो सकता है? डिस्क हो सकता है। अच्छा एक और चीज पूछ रहा हूं, क्या हॉलो स्फीयर भी सॉलिड स्फीयर का एलिमेंट हो सकता है? हाँ। हॉलो स्फीयर अब जीरो रेडियस का, उसके ऊपर एक हॉलो स्फीयर, उसके ऊपर एक हॉलो स्फीयर, उसके ऊपर एक हॉलो स्फीयर रखते जाइए, तो क्या सॉलिड स्फीयर बन जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. नहीं बनेगा। नहीं सर, अंदर से वो इधर हॉलो देखिए, रहेगा ना। नहीं हॉलो है जीरो रेडियस, के ऊपर
हॉलो स्फीयर, उसके ऊपर हॉलो स्फीयर। तो ये जो ऊपर रख रहे हैं वो तो हॉलो है, लेकिन उनके ऊपर बिल्कुल सब सटे हुए हैं, तो क्या सॉलिड बनते चले जाएंगे? क्या? यस सर। नहीं। हाँ बिल्कुल Yes. बनते चले जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर का एलिमेंट क्या हो सकता है? डिस्क हो सकता है और हॉलो हॉलो स्फीयर। स्फीयर हो हॉलो सकता भी है। इस पे। अच्छा चलिए, अब एलिमेंट वाला पॉइंट ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एक दो चीजें और पूछ लेता हूं। ये आपको देखोगे ना, जो फिजिक्स का शुरू में जनरली लोग बोलते हैं डरावना चैप्टर लगता है नहीं। जनरली लोग सेंटर ऑफ मास में इस तरह की चीजें पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास कॉलिजन वाले टॉपिक में। वहां पर आपको बार बार ना ये टर्म यूज होगा, ये स्क्वायर आ गया, ये कोन आ गया। अच्छा, हॉलो कोन का एलिमेंट क्या होगा? हॉलो कोन ट्रायंगल। कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है आपको। हॉलो कोन ट्रेंगुलर तो होगा नहीं। ट्रायंगल नहीं सर। ट्रायंगल। हॉलो कोन बीच में खाली है। ऐसे समझिए ना कि इसको रिंग हो ऐसे सकता ऐसे है और ऐसे ऐसे, जिनको नहीं समझ में ऐसे समझिए, इनको ऐसे ऐसे काट दिया जाए और फिर जोड़ दिया जाए तो बन जाए, और सबका शेप एक ही तरीके का रहे। हाँ इसको ऐसे ऐसे काटोगे, ऊपर से देखोगे क्या मिलने वाला है? रेक्टेंगल। सॉरी। नहीं। रिंग नहीं। रिंग रिंग। रिंग। हाँ। अरे घर में आइसक्रीम वाला कोन दिख रहा होगा ना, ऐसे समझिए कि Yes. आइसक्रीम सर। वाले कोन को काट दीजिए, उसका थोड़ा सा पतला हिस्सा लीजिए, क्या दिखेगा? इधर देखिए, ये कोन Ring. है, बीच में खाली है। हॉलो कोन की बात कर रहे थे। कैसा कोन? हॉलो कोन। बस Hollow थोड़ा सा cone. दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस बन जाएगा। इसमें कोई भी आप एलिमेंट कंसीडर करोगे तो ऐसे तो आपको लग रहा है लाइन खींची गई है, लेकिन इसको ऊपर से देखोगे, इस वाले हिस्से को काट के हटा दीजिए, तो जो हिस्सा ये बच गया और ये पतला वाला हिस्सा अलग करके देखोगे, तो ये क्या दिखने वाला है? Ring. रिंग। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो इसका हिस्सा, ये मैंने ऐसे डॉटेड बनाया, इसकी जोड़ी थोड़ी सी थिकनेस होगी, तो इसका एलिमेंट क्या होगा? रिंग। इधर देखिए, Ring. एक बड़े रिंग को रखिए और उससे छोटे रिंग को, छोटे रिंग को, छोटे रिंग को एक के ऊपर एक रखिए, बड़े से छोटे तक डिक्रीज करते जाइए और लास्ट में 0 कर दीजिए। क्या कौन बन जाएगा? Hollow cone. Yes, sir. अच्छा, सॉलिड कौन होता तो एलिमेंट क्या होता? सॉलिड कौन? तो भी वही। फिर रिंग ही होता। नहीं, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ तुम लोग। बीच में मास है इसमें, सर तो वही रिंग ही होगा। डिस्क होगा ना। डिस्क होगा सर। डिस्क होगा, डिस्क। इस बार काटोगे, इसको काट के और ऊपर वाले इसको काट दो, आप सर देखिए। रिंग और डिस्क में क्या डिफरेंस है? अरे बहुत डिफरेंस है। उंगली में जो पहनते हो वो डिस्क है, तुम्हारा जो सिक्का है वो, उंगली में जो पहन रहे हो वो रिंग है, बीच में खाली है रिंग। ओ। और डिस्क बीच में एरिया है, इसमें वॉल्यूम है, मतलब इसका ये वाला हिस्सा सॉलिड रहेगा, बीच में एरिया रहेगा इसका। जैसे आप ऐसे देख लो ना, एक रिंग लीजिए जो उंगली में पहन रहे हो, और एक क्वाइन लीजिए, तो क्वाइन जो है वो आपका डिस्क है। समझ में आ रहा? वो भी Yes, सर्कुलर sir. है, शेप दोनों का सर्कुलर है, लेकिन एक में बीच में खाली रहेगा बिल्कुल, और एक में बीच में हमारे पास एरिया रहेगा, Area. मतलब मटेरियल रहेगा वहां पर। एरिया तो दोनों के अंदर है, मटेरियल रहेगा। एलिमेंट का मीनिंग पहले सबको समझ में आ रहा है? yes, किस sir. तरह से एलिमेंट लिया जाता है, चीजों को जोड़ जोड़ के। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत आपको बाद में पड़ेगी, लेकिन हाँ बहुत बाद में नहीं, मैकेनिक्स में ही जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स के पहले चैप्टर में। अच्छा, ये वीडियो जहां पर खत्म होगा सब लोग सेम लिंक से वापस रीज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग क्या देख रहे थे? अच्छा चलिए, ये हो गया डिस्क। इस डिस्क का एरिया निकालना है। किसने जो डाउट पूछा था श्रेया, इसको ढंग से देखते रहिएगा। रेडियस इसका आर है, इसका मुझे, इसका रेडियस कितना? रेडियस आर है। इसका एरिया निकालना है हमें। इसका एलिमेंट क्या होगा? ये डिस्क है, एलिमेंट क्या होगा इसका? रिंग। एलिमेंट क्या होगा? रिंग। तो देखिए हमने क्या किया, हमने इसका कोई भी एक एलिमेंट बीच वाला सर्टेन किया, ये इसका सेंटर था, सेंटर से x डिस्टेंस पे जाके हमने इसका एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी थिकनेस कितनी है? dx है। ये देखिए, ये एलिमेंट कंसीडर किया। किसी को कोई डाउट है? No, sir. ये एलिमेंट हो गया। इस तरह के एलिमेंट को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक
x इक्वल टू 0 से लेके कहां तक, x x इक्वल टू 0 X से equal लेके to x इक्वल टू r तक R अगर रखते R चले तक। जाएं तो क्या हमारा पूरा डिस्क मिल जाएगा? यस सर। ठीक है, यस सर। तो आपको करना क्या है, अब एरिया निकालने का इंटीग्रेशन वाला तरीका क्या था, हम लोग पहले क्या कीजिए करें, एलिमेंट का एरिया निकाल लें और ऐसे ऐसे जितने एलिमेंट हैं सबका एरिया निकाल के जोड़ दें। अगर कंटिन्यूअसली सारे एरिया हैं हमारे पास, एलिमेंट हैं, तो उनको जोड़ने का आसान तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir.